चलिए शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। क्लास 10th के लिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन वालों को भी बता दे रहा हूँ, आप शुरू से ही आप कॉपी और कलम अपने साथ रखिए ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट बातें मैं बताता चलूँ आप उसको नोट करते चलेंगे। हिस्ट्री की पहली क्लास ही है और हम लोग सेकंड चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑफलाइन में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाए हैं। वो किसी दिन दूसरे टाइम पे मौका मिलेगा तो उस टाइम पे हम फर्स्ट चैप्टर का भी करा देंगे। अभी सेकंड चैप्टर जो है हमारे बैच में चल रहा है, उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं इतिहास का, एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान से सुनिएगा और धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि इतिहास अब तक हमें एक अलग तरीके से जो एक पैटर्न रहा है कि उसको रीड करा दिया गया, समझाने की कोशिश जो है वो बहुत कम लोग करते हैं। और इतिहास जो है वो रटने की चीज़ नहीं है, इतिहास समझने की चीज़ है। जब आप इनकी घटनाओं को समझने लगते हैं कि इतिहास में कौन सी घटनाएं कैसे हुई, क्यों हुई, इसका क्या कारण था, कौन व्यक्ति था जिसने ऐसी घटनाओं को प्रेरित किया और आखिर क्या कारण रहे होंगे, क्या प्रभाव पड़े समाज पर, देश पर, पूरे विश्व पर, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। यही इतिहास होता है। तो इतिहास की परिभाषा मैं आपको पहले बता देता हूँ। हालांकि एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था इतिहास के ऊपर, जिसमें अपने सिलेबस के बारे में मैंने कुछ बात किया था कि हमें क्या क्या कुछ पढ़ना है इतिहास में, उनके बारे में मोटे तौर पर जो है जो बिंदु थे, जो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें क्लास 10th में पढ़ना है, उसके बारे में चर्चा हमने किया था, ठीक है। आज सेकंड चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। पहले इतिहास का परिभाषा एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। इतिहास समाज शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बीते हुए समय में या अतीत की घटनाओं का प्रमाणों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, ठीक है। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, और वो भी किसके आधार पर, प्रमाणों के आधार पर, क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। इतिहास के पिता कौन माने जाते हैं, तो इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस। इतिहास के जनक माने जाते हैं कौन, हेरोडोटस। ये मैंने पहले भी बताया था और ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। इसको ध्यान में भी रखना है हमें, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं चैप्टर के ऊपर, ठीक है। समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है मैं एक बार थोड़ा सा समझा दूं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। समाजवाद की क्या परिभाषा है, इस शब्द का प्रयोग कब से हुआ और इसका क्या उद्देश्य है, इसको हम लोग पहले समझेंगे और फिर उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ा विश्व में और खास करके रूस में। सबसे पहले अगर समाजवाद का प्रयोग कहीं पर हुआ तो वो देश है रूस। समाजवाद का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ, रूस में हुआ, ठीक है। समाजवाद का सबसे पहला प्रयोग रूस में हुआ था, ठीक है। तो रूस में समाजवाद के उदय के कारण कौन कौन से परिवर्तन हुए, इन चीज़ों को समझेंगे, जिसको हम लोग आगे चल करके रूस की क्रांति के नाम से जानते हैं। रूस में क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई, किन कारणों से हुई और इस क्रांति का नेतृत्व कौन कौन से लोग कर रहे थे, इनको भी हम लोग समझेंगे, उनके जीवन को भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। समाजवाद है क्या, पहले इसको समझने से पहले हम लोग जो है एक डेडलाइन सेट करके रखे हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को। यहाँ से देखो, ये 1789 की फ्रांस की क्रांति जो है, ये एक ऐसा समय रहा है इतिहास में जहाँ से बहुत सारे परिवर्तन जो है होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कई तरह की भावनाएं, कई तरह की विचारधारा जो है समाज में उभर करके सामने आने लगती है। 1789 के टाइम पर ही राष्ट्रवाद अपने प्रखर रूप में दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद उदारवादियों का समय आता है, फिर उसके बाद देखिए प्रतिक्रियावादी भी इस टाइम पे जो है लगभग इसी टाइम पे सबका उदय हो रहा था, ठीक है। प्रतिक्रियावादी कौन होते हैं, जो
पुरानी व्यवस्थाओं को कायम रखना चाहते हैं, जैसे मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक जो भी पुरानी विचारधारा को, पुराने व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे, वो रूढ़िवादी या प्रतिक्रियावादी कहलाते हैं, ठीक है। पहले राजाओं का शासन होता था, निरंकुश राजतंत्र चलता था, उसी को वो कायम रखना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि उनमें जो है राजाओं के पास अत्यधिक शक्तियां होती थी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उनके पास जो है राजाओं के पास अत्यधिक शक्तियां होती थी और वो अपनी शक्तियों को खोना नहीं चाहते थे। जबकि राष्ट्रवाद के फलस्वरूप, उदारवादी विचारधारा के उदय के फलस्वरूप एक नई तरह की व्यवस्था जो है समाज में उभर करके आ रही थी, जिसको हम लोग कह रहे थे गणतंत्र। और इस गणतंत्र में हम लोग जो है शासक के अधिकारों को एक तरह से जो है संविधान के द्वारा सीमित करने का प्रयास कर रहे थे, ताकि वो शासक जो है जनता पर, नागरिक पर जो है अत्याचार न कर सके, वो जनता के प्रति उत्तरदायी उसको बनाया जा सके। ये प्रयास था राष्ट्रवादी और उदारवादियों का। लेकिन इसके विरोधी कौन थे? रूढ़िवादी लोग, ठीक है। और इसके कुछ समय बाद ही, है ना, लगभग इसी समय पर जो है एक नई विचारधारा का जो है जन्म हुआ। इससे पहले जो है एक और विचारधारा हुआ पूंजीवादी, ठीक है, एक और विचारधारा हुआ क्या? पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा में क्या होता था कि उत्पादन के साधन और उसके वितरण पर जो है, पूंजी पर, उत्पादन के साधनों, पूंजी और उसके वितरण पर पूर्ण रूप से अधिकार किसी निजी व्यक्ति का या निजी व्यक्ति समूह का होता था, या व्यक्ति समूह का होता था, ठीक है, माने प्राइवेट लोग, कंपनियों का, प्राइवेट लोगों का जो है अधिकार होता था उत्पादन के साधनों पर। जबकि समाजवादी विचारधारा के उदय के बाद से जो है ऐसा माना जाने लगा कि अब जो है उत्पादन के साधनों पर जो है पूर्ण रूप से सरकार का एक अधिकार होगा, जिससे कि वो उसका अधिक से अधिक उपयोग जनता के कल्याण में कर सके, समाज के कल्याण में कर सके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझने का ये प्रयास किया कि समाजवादी विचारधारा कैसे आया। इस समाजवादी शब्द का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग, ठीक है, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1827 ईस्वी में हुआ था, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब समाजवाद का अर्थ समझ लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका परिभाषा क्या है। तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है या एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध संसाधनों पर सरकार का एकाधिकार होता है, ठीक है। ये एक ऐसी विचारधारा थी जिसके अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था या उत्पादन के साधनों और पूंजी तथा इसके विपणन पर सरकार का एकाधिकार माना जाता है, ठीक है, ताकि सरकार जो है इसका अधिक से अधिक उपयोग कर जनता का विकास कर सके, जनता के लोक हित में काम कर सके, ठीक है। तो समाजवाद का परिभाषा क्या है, तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। यह एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था है, यह एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों, पूंजी, उत्पादन के साधन में पूंजी भी होता ही है, पूंजी एवं इसके विपणन, विपणन मतलब वितरण, इसके विपणन पर सरकार यानी राज्य का एकाधिकार हो, यानी राज्य का एकाधिकार, ठीक है, एकमात्र अधिकार किसका हो? राज्य का, ठीक है, एकमात्र किसका अधिकार हो? राज्य का। तो यह एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों, पूंजी एवं इसके विपणन पर सरकार यानी राज्य का एकाधिकार हो, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो गई समाजवाद की। सबसे पहला प्रयोग इसका कब हुआ? 1827 ईस्वी में, ठीक है। और समाजवाद का सबसे पहला प्रयोग जो है वो 1827 में हुआ, ठीक है। इस समाजवाद
शब्द का पहला प्रयोग जो है ये हुआ था आपका 1827 में, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रयोग जो है वो रूस में हुआ। सबसे पहला प्रयोग इसका कहाँ हुआ? रूस में। सबसे पहले रूस ने इस व्यवस्था को अपनाया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का पहला प्रयोग रूस में हुआ। ठीक है, रूस में हुआ। क्लियर है ये बात? अब इसके बाद जो है हमें समझना है कि इसके प्रकारों को लेकर के, ठीक है, इसके प्रकारों को लेकर इसके प्रकारों को लेकर हम बात करेंगे। तो ये दो तरह का होता है। कितने तरह के? दो तरह के। ठीक है, कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। ये इसको हमने बांटा है किस आधार पर? कार्ल मार्क्स के समय के आधार पर। कार्ल मार्क्स के पहले जो समाजवाद का विकास हुआ उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? आदर्शवादी समाजवाद कहते हैं। आदर्श समाजवाद कहते हैं उस चीज को। ठीक है, आदर्श समाजवाद, या फिर इसको स्वप्नदर्शी समाजवाद कहते हैं। स्वप्न आधा प न, स्वप्नदर्शी समाजवाद। ठीक है, दूसरा क्या है? स्वप्नदर्शी समाजवाद, या इसी को यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। ऐसे लोग जो आदर्श समाजवाद की विचारधारा को मानते हैं उसको यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? यूटोपियन, ये र नहीं है, ये ट है, यूटोपियन समाजवादी। ठीक है, अब दूसरा कौन है? दूसरा है कार्ल मार्क्स के बाद का समय, जिसको हम लोग साम्यवाद के नाम से जानते हैं। साम्यवाद के नाम से जानते हैं, या फिर इसी का एक और नाम है वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, इसी का एक और नाम क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, दो तरह का होता है समाजवाद। कौन कौन? आदर्श समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। आदर्श समाजवाद को जो मानने वाले लोग थे, जो इस विचारधारा को मानने वाले लोग थे, उनको यूटोपियन समाजवादी के नाम से भी जाना जाता है, स्वप्नदर्शी समाजवादी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जो आदर्शवादी समाजवादी के रूप में जाने गए? तो चार नाम हम आपको बता रहे हैं। इसमें जो है सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवेन। कौन कौन? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवेन। चारों का नाम भी हम लिख देते हैं। ठीक है, पहला है सेंट साइमन। पहला कौन है? सेंट साइमन। दूसरा है चार्ल्स फूरिये, चार्ल्स फूरिये। तीसरा है लुई ब्ला। तीसरा कौन है? लुई ब्ला। और चौथा है रॉबर्ट ओवेन। चौथा है रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, चौथा रॉबर्ट ओवेन। ये प्रथम आदर्शवादी समाजवादी है। ठीक है, ये प्रथम आदर्शवादी समाजवादी है। ठीक है, इन्होंने जो है वर्ग समन्वय पर जोर दिया। इनका मानना था वर्ग समन्वय, यानी ये इनका कहना था कि समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, एक पूंजीपति और दूसरा कौन? श्रमिक। ठीक है, पहला है पूंजीपति और दूसरा है श्रमिक। तो ऐसे में जो है इनके बीच जो है काफी गहरी खाई हुआ करती थी। पूंजीपति जो है वो श्रमिकों का शोषण करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, अधिक काम कराते थे, मजदूरी कम देते थे, बच्चों से भी मजदूरी कराई जाती थी। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बीमार है, फिर भी उससे जो है काम कराया जा रहा है, और मजदूरी जो है वो बहुत कम दिया जाता था। तो ऐसे में जो है मजदूरों के मन में अपने मालिक के प्रति, फैक्ट्री के मालिक के प्रति जो है वो नाराजगी रहती थी, असंतोष रहता था। दोनों काफी एक दूसरे से अलग थलग दिखाई देते थे, पूंजीपति और श्रमिक। तो ऐसे में इन लोगों का कहना था कि क्योंकि दोनों ही वर्ग एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के बिना ही विकास कार्य संभव नहीं है, दोनों एक दूसरे के सहयोग करके ही विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इन्होंने वर्ग समन्वय पर जोर देना शुरू किया। ठीक है, इनका काम क्या था? इनका काम था मुख्य रूप से वर्ग समन्वय पर जोर देना। सबसे प्रथम आदर्श समाजवादी कौन थे? स्वप्नदर्शी। प्रथम स्वप्नदर्शी कौन? सेंट साइमन। और ये चार्ल्स फूरिये, ये दोनों ही कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ये दोनों कहाँ के थे? फ्रांस के। ठीक है,
इसका कहना था, सेंट साइमन का कहना था कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य और उसके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक मिलना चाहिए। ठीक है, ये किसका कहना था? सेंट साइमन का कहना था। सेंट साइमन की बातों को ही चार्ल्स फूरिये ने आगे बढ़ाया, उसका प्रचार प्रसार किया। लुई ब्लां जो है, अभी तक देखो, अभी तक इन्होंने जो भी सिद्धांत दिए वो अधिक व्यवहारिक नहीं था, इसीलिए तो इसको आदर्शवादी कहा गया, स्वप्नदर्शी, क्योंकि ये ऐसे विचार थे जो वास्तव में समाज में लागू किया जाना संभव नहीं था। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ये असंभव प्रतीत होता था, तो इसीलिए ऐसा माना जाता था कि ये एक बस सपना है जो ये लोग देखते हैं, इसीलिए इसको जो है स्वप्नदर्शी समाजवाद कहा गया था। ठीक है, अभी तक जो भी सिद्धांत दिए गए वो अधिक व्यवहारिक नहीं थे, लेकिन लुई ब्लां ने इन सब में अधिक व्यवहारिक सिद्धांत दिए। ठीक है, इनके सिद्धांत जो है वो अधिक व्यवहारिक यानी अधिक प्रैक्टिकल था, ज्यादा प्रैक्टिकल था। ठीक है, इनकी विचारधारा को जो है अपनाया जा सकता था समाज में। फिर इसके बाद देखिए आता है रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन जो है वो इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में समाजवाद का जनक माने जाते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में समाजवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए इंग्लैंड में एक जगह है स्कॉटलैंड यार्ड। ठीक है, स्कॉटलैंड क्या है? स्कॉटलैंड। ठीक है, ब्रिटेन में एक जगह है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क शहर में, शहर का नाम है न्यू लुनार्क। ठीक है, न्यू लुनार्क, स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क शहर में एक फैक्ट्री लगाता है, आदर्श फैक्ट्री। ठीक है, एक आदर्श फैक्ट्री की स्थापना करते हैं ये। ठीक है, जहां पर जो है मजदूरों के रहने और आवास की और चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर मजदूरों के आवास और चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। बाल मजदूरी को समाप्त कर दिया जाता है, बाल मजदूरी इनके फैक्ट्री में नहीं कराया जाता है। और एक तरह से जो है बीमा की भी शुरुआत करते हैं, बीमा मतलब इंश्योरेंस का भी शुरुआत करते हैं कि अगर इनकी फैक्ट्री में काम करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी दुर्घटना के कारण, तो उसको जो है इंश्योरेंस दिया जाएगा, बीमा दिया जाएगा, उसके परिवार के लोगों को इंश्योरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए इन्होंने एक स्कूल भी खोला जहां पर उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। तो इससे जो है फैक्ट्री के मजदूर, इनके रॉबर्ट ओवेन के फैक्ट्री के मजदूर काफी ज्यादा संतुष्ट हुए, क्योंकि इससे जो है मजदूरों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया था, सुधार आया था। और इसी से प्रभावित होकर के जो है मजदूरों ने खूब मेहनत किया, काम किया, जिससे कि रॉबर्ट ओवेन की फैक्ट्री को काफी ज्यादा मुनाफा हुआ। तो आखिरकार इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। इन्होंने कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। संतुष्ट श्रमिक, संतुष्ट श्रमिक ही क्या है? वास्तविक श्रमिक है। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। ठीक है, क्लियर है? इतना बात आपको समझ में आ गया है? ठीक, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, ये किसका कथन है? रॉबर्ट ओवेन का। इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में समाजवाद का जनक कौन माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आप लोगों को भी क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़े। ठीक है, इधर जिनको नोट करना है वो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इधर हम मिटाते हैं। ठीक, और अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से कुछ क्वेश्चन हो जाए, आप इसमें से बताएंगे समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग जो है कब हुआ था? समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ? 1827 में। ठीक है, बिल्कुल सही है, बैठिए। दूसरा, बगल में खड़े हुए आप बताइए कि वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को प्रयोग में लाया? रूस। ठीक है, रूस जो है वो पहला देश है जिसने समाजवादी अर्थव्यवस्था को प्रयोग में लाया। ठीक है, प्रयोग किया इसका। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन को किस देश में जो है समाजवाद का प्रवर्तक बताया जाता है?
किस देश में? इंग्लैंड में, रूस में, सॉरी इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, ठीक है। इंग्लैंड में जो है इसको रॉबर्ट ओवेन को समाजवाद का जनक माना जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद एक और सवाल हो जाए, ठीक है। ऑनलाइन वाले अभी जवाब नहीं दे सकते हैं, आपके जवाब को हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास हम लोग कुछ समय में करने वाले हैं, शायद 2 या 3 जून से हम लोग लाइव क्लास शुरू कर दें। आज 31 है मई, ठीक है, लास्ट मई है, कल 1 तारीख होगा, 2 तारीख शायद 2 या 3, ठीक है, 2 या 3 से हम लोग लाइव क्लास शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी खैर आपसे जो सवाल पूछ रहे थे, एक लास्ट सवाल है अभी के लिए, और क्या था कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? प्रथम यूटोपियन समाजवादी, ठीक है, प्रथम यूटोपियन समाजवादी जो है वो है सेंट साइमन। कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे, ठीक है, कहाँ के थे? फ्रांस के थे, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई हैं। अच्छा, इसके बाद 2-3 और ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि अभी तक रॉबर्ट ओवेन ने कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है, ये बात क्लियर है। इसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने इनके प्रयासों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद ने भी मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई प्रयास किए, जिसमें से पहला प्रयास था 1819 का फैक्ट्री कानून, ठीक है। पहला प्रयास कौन था इनका? 1819 का फैक्ट्री कानून। क्या था? फैक्ट्री कानून। ब्रिटिश संसद ने फैक्ट्री कानून पारित किया, कब? 1819 में, ताकि इनकी स्थिति में सुधार लाया जा सके। 1833 में फिर से उन्होंने फैक्ट्री अधिनियम लाया, फैक्ट्री अधिनियम लेकर के आए। इससे भी कोशिश की है कि मजदूरों की स्थिति में और ज्यादा सुधार लाया जा सके, लेकिन बहुत ज्यादा सुधार मजदूरों की स्थिति में नहीं आ सका। तो अंततः यहाँ पर इंग्लैंड में जो है 1838 ईस्वी में मजदूरों ने एक आंदोलन चला दिया, जिस आंदोलन को हम लोग चार्टिस्ट आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? चार्टिस्ट आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था भाई? ना, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इसका संबंध इंग्लैंड से है। ये 2-3 और बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। समाजवाद क्या है, इसमें कौन कौन से लोग थे? खास करके हम लोगों ने देखा कि यूटोपियन समाजवादी यानी कि जो आदर्श समाजवादी है, स्वप्नदर्शी समाजवादी है, 4 लोग प्रमुख भूमिका में नजर आते हैं। सेंट साइमन, ठीक है, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन को हम लोग इंग्लैंड में समाजवाद के जनक के रूप में मानते हैं, ठीक है। इसके बाद लुई ब्ला का सिद्धांत अधिक व्यावहारिक था। सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन थे, जो फ्रांस के थे। ये सब बातें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब साम्यवाद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, समाजवाद का ही विकसित रूप है साम्यवाद। अभी तक हम लोग क्या देखे, जो स्वप्नदर्शी समाजवादी थे उनका सिद्धांत था वर्ग समन्वय, वो वर्ग समन्वय पर जोर देते थे। लेकिन कार्ल मार्क्स जो है वो आए, तो कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को काफी ज्यादा विकसित किया, विस्तारित किया, ठीक है। और ये एक नए स्वरूप में पहुंच गया। इसी नए स्वरूप का हम लोगों ने साम्यवाद कहा। साम्यवाद में वर्ग संघर्ष पर जोर दिया गया। साम्यवाद में किस पर जोर दिया गया? वर्ग संघर्ष पर, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स, देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 ईस्वी में। कहाँ? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी में एक प्रांत है, राइन प्रांत। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में, जर्मनी के राइन प्रांत के किस नगर में हुआ था, किस शहर में? ट्रियर नगर में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। इनके पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स इनके पिता का नाम था। इनके पिताजी जो है वकील थे। इनके पिताजी क्या थे? वकील थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। बॉन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय से, ठीक है। बॉन एवं
बर्लिन विश्वविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों, ठीक है, विश्वविद्यालयों से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, अर्थशास्त्र में इन्होंने खूब पढ़ा था, ये अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किए थे। ठीक है, 1843 ईस्वी में इन्होंने जेनी नाम की युवती से शादी करते हैं जो इनकी बचपन की मित्र थी। ठीक है, जेनी से विवाह कर लेते हैं, जेनी से क्या करते हैं, विवाह। ठीक है, 1844 ईस्वी में जो है इनकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, फ्रेडरिक एंगल्स से इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, अब इस बात को हम थोड़ा सा जो है बताते हैं, आपको परिचय लिखने को आता है, आपको 2 मार्क्स में आपको समझाते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर नगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हेनरिक मार्क्स था जो पेशे से एक वकील थे। कार्ल मार्क्स ने अपनी पढ़ाई बॉन एवं बर्लिन विश्वविद्यालयों से किया था। यहाँ इन्होंने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। 1843 ईस्वी में इन्होंने अपने बचपन की मित्र जेनी से शादी की और 1844 ईस्वी में पेरिस में इनकी मुलाकात 1844 में पेरिस में इनकी मुलाकात किससे होती है, फ्रेडरिक एंगल्स से, पेरिस। ठीक है, पेरिस में इनकी मुलाकात जो है फ्रेडरिक एंगल्स से होती है, जिसके बाद ये मजदूरों के बारे में सोचने लगते हैं, मजदूरों की स्थिति के बारे में सोचने लगते हैं। अभी तक 1844 से पहले तक ये इनकी जिंदगी जो है वो साधारण लोगों की तरह ही चल रही थी। 1844 में मुलाकात होता है फ्रेडरिक एंगल्स से और यहाँ से जो है ये मजदूरों की दयनीय स्थिति को समझने लगते हैं, उसकी स्थिति में सुधार करने के पक्षधर बन जाते हैं, उसके मजदूरों के हित की बात करने लगते हैं और कई तरीके से जो है समाज में सुधार के कार्यक्रम चलाते हैं। 1848 ईस्वी में, ठीक है, 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों मिलकर के 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों मिलकर के जो है एक घोषणा पत्र जारी करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग साम्यवादी घोषणा पत्र। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र। दिखाई दे रहा है, साम्यवादी घोषणा पत्र। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, इसको हिंदी में ही हम लिख देते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का दूसरा नाम क्या है, साम्यवादी घोषणा पत्र। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, साम्यवादी घोषणा पत्र। ये कब प्रकाशित हुआ था, 1848 में। किसने प्रकाशित किया, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों ने मिलकर इसे जारी किया था। ठीक है, उसके बाद जो है 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में जो है कार्ल मार्क्स ने अकेले ही एक पुस्तक लिखा। कार्ल मार्क्स जो है एक पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स एक पुस्तक लिखते हैं, उसका नाम क्या है, दास कैपिटल। ठीक है, उसका नाम क्या है, दास कैपिटल। और इस दास कैपिटल को हम लोग समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। ठीक है, समाजवादियों का बाइबल कौन है, दास कैपिटल, समाजवादियों का बाइबल। ठीक है, समाजवादियों का बाइबल। एक्चुअली बाइबल जो है ना वो ईसाई धर्म के लोगों का, ठीक है, पवित्र ग्रंथ है और ये समाजवादियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, पूरा कार्ल मार्क्स का सारा सिद्धांत इन्हीं 2 पुस्तकों में दिखाई देता है। ठीक है, इन्हीं 2 पुस्तकों से कार्ल मार्क्स के पूरे सिद्धांत का दर्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्योंकि इनकी क्रांतिकारी विचारधारा थी जिस वजह से जर्मनी की सरकार ने इसको निष्कासित कर दिया था और बाद में ये कहाँ जाकर रहने लगे, ये जो है लंदन में जाकर के अपना शेष जीवन बिताते हैं। ठीक है, अपना शेष जीवन कहाँ बिताते हैं, लंदन में। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इनका परिचय कैसे लिखना है। 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हेनरिक मार्क्स था। इन्होंने अपनी पढ़ाई
बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालयों से की थी। अर्थशास्त्र के गहन अध्ययन किया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। 1843 में बचपन की मित्र जेनी से विवाह करते हैं। 1844 में पेरिस में इनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से होती है, जिसके बाद वो मजदूरों के बारे में सोचना आरंभ कर देते हैं। 1844 ईस्वी में इन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर एक घोषणा पत्र जारी करते हैं, जिन्हें साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। 1867 में पुनः 1867 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है दास कैप्चर, ठीक है। इनके क्रांतिकारी विचारधाराओं को देखते हुए जर्मनी की सरकार ने इन्हें देश से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद इन्होंने अपना शेष जीवन लंदन में बिताया। ये इसका परिचय है, ठीक है। परिचय हालांकि आपको छोटा ही पूछता है, 2 मार्क्स के लिए ही पूछता है, लेकिन इसका परिचय है तो लिखना पड़ेगा आपको ये सब चीजें, ठीक है। आप महत्वपूर्ण बातों को आप वहां पर लिख देंगे, ठीक है। इनके जीवन से उनके पूरे जीवन को लगभग कुछ शब्दों में ही आपको समेट के रख देना है, ठीक है। अभी तक तो ये पूरा अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। और टाइम जो है वो अभी है, चलेगा 10-20 मिनट और चलेगा क्लास, ठीक है। अभी देखिए आगे, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कार्ल मार्क्स के दर्शन जो सिद्धांत थे उसके बारे में थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स जो सिद्धांत है, ठीक है, मार्क्सवादी दर्शन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, मार्क्सवादी दर्शन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। मार्क्सवादी दर्शन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। देखो, इन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किया। इतिहास की कैसी व्याख्या किया? भौतिकवादी। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। इन्होंने इतिहास को 6 चरण में बांट दिया, ठीक है। इन्होंने बतलाया कि पूरा इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष पर आधारित है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 3 तरह से हम लोग बांटते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन समय में किसानों और प्राचीन समय में गुलामों और मालिकों के बीच संघर्ष हुआ। किसमें हुआ? गुलामों और मालिकों के बीच में संघर्ष हुआ। उसके बाद मध्य युग में किसानों और सामंतों के बीच, और आधुनिक युग जो अभी चल रहा है इसमें पूंजीपति और श्रमिकों के बीच जो है संघर्ष होता है। इस चीज के बारे में वो बतलाते हैं, ठीक है। और ये तो प्राचीन विभाजन था इतिहास का। इन्होंने 6 चरण में बांटा इतिहास को, ठीक है। इन्होंने इतिहास को 6 चरण में बांटा। देखो, ये चीज जो है आपके बुक में लिखा हुआ है, अभी 6 चरण में है, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक में भी दिया है। पहला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आदिम युग, ठीक है। आदिम युग के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कौन सा है? आदिम युग के बाद जो है कौन आता है? दास्ता का युग आता है, ठीक है। दास्ता का युग। फिर इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद पूंजीवादी युग है क्या? ठीक है, देख लेना बुक में, ठीक है। 6 पॉइंट्स है यहाँ पर। पूंजीवादी है, ठीक है। और माफ कीजिएगा, यहाँ पर मुझे ये 6 पॉइंट्स है वो याद नहीं है, ठीक है। और ना ही मैंने नोट्स में उसको इंक्लूड किया था, ठीक है। वो मैंने सोचा कि आपके बुक में है ही, वहीं से बता देंगे, और बुक सामने नहीं है, ठीक है। अच्छा रहने दो, देख लेगा सब, ठीक है। तो ये जो है 6 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से 6 पॉइंट्स हैं? पहला आदिम युग और ये दास्ता का युग है, इतना तो क्लियर है, ठीक है। इसके बाद का हमको याद नहीं है, ठीक है। वो बुक में है, मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ेंगे तो इसके मार्क्सवादी दर्शन का प्रसार, मार्क्सवादी दर्शन का प्रसार, ठीक है। मार्क्सवाद का प्रसार, ठीक है। मार्क्सवाद का प्रसार कैसे हुआ? देखो, तो इसमें कार्ल मार्क्स जो है वो जब तक जीवित था तब तक बहुत सारे प्रयास इसने किए मजदूरों के स्थिति में सुधार लाने का। इसके अथक प्रयास से 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में हुई। कहाँ हुई?
लंदन में हुई थी। कहाँ हुई? लंदन में हुई थी। ठीक है, 1864 में पहला इंटरनेशनल, फर्स्ट इंटरनेशनल कब हुआ? 1864 में लंदन में। ठीक है, 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, वो चीज नहीं बताए ना। 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, 1883 के बाद जो है इनकी मृत्यु के बाद 1889 में 1889 में द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है। क्या होता है? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ स्थापित होता है। ये कहाँ होता है? पेरिस में। ये कहाँ हुआ? पेरिस में। और इसी द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में ये फैसला लिया गया कि मजदूरों के अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए हर एक साल प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस के नाम से मनाया जाएगा। 1 मई को क्या? मजदूर दिवस। 1 मई को क्या? मजदूर दिवस या फिर मई दिवस के नाम से हम लोग मनाएंगे। ये फैसला कब हुआ था? मजदूर दिवस या मई दिवस। ठीक है, मजदूर दिवस, इसी को हम लोग मई दिवस के नाम से भी जानते हैं। ये कब? 1 मई को शुरू किया गया था। ठीक है, और इसी के बाद 1 मई 1890 ईस्वी में अमेरिका में, ठीक है, 1890 में अमेरिका में जो भी लोग थे, मजदूर लोग थे, उन्होंने हड़ताल करना शुरू कर दिया और उस दिन काम नहीं किया। मतलब वो ये दिखाना चाहते थे कि हाँ भाई हम लोग एकजुट हो चुके हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कहना भी था कि आपके पास खोने के लिए बेरियों के अलावा कुछ नहीं है। मतलब आपके पास, आप जो पूंजीपतियों के प्रति जो पूंजीपतियों के यहाँ काम करते हैं फैक्ट्री में, वो उन्होंने आपको गुलाम बना रखा है। आप वहाँ अगर आवाज उठाते हैं तो आपको और कुछ खोने के लिए नहीं, आपकी वो गुलामी खोएगी। मतलब आप अपनी गुलामी से आजाद हो जाएंगे। वही चीज कह रहे थे कि आपके पास अपने जंजीरों को, अपनी गुलामी को खोने के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए मजदूरों को एकजुट होने का आह्वान कर रहे थे। 1 मई 1890 को मजदूरों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अमेरिका और कई अलग अलग देशों में हड़ताल किया, काम बंद रहा उस दिन। ठीक है, अपने अधिकारों की मांग किया। ठीक है, ये सब चीज था इसके प्रसार को लेकर के। ठीक है, पहला इंटरनेशनल 1864 में लंदन में, दूसरा इंटरनेशनल पेरिस में हुआ 1889 में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कई बार पूछा भी है, इसलिए हम ये चीज आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा सभी बातें। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम बता देते हैं, कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है रूस की क्रांति को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रूस की क्रांति की जब भी हम बात करने जाते हैं ना, तो हमें वहां से जो है, ये रूस की क्रांति जो है 2 बार हुई थी। एक बार हुई थी 1905 में, एक बार हुई थी 1905 में, और दूसरा बार हुआ था 1917 में। 1917 में जो हुआ, इसके 2 चरण थे। इसके 2 चरण थे, एक हुआ था फरवरी 1917 में और दूसरा हुआ था अक्टूबर 1917 में। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं, ये मार्च में हुआ था और ये नवंबर में हुआ था। ये क्या बात हुई भाई? नहीं, ये तो अलग ही बात हो गई कि एक ही टाइम पे जो है फरवरी मार्च दोनों कैसे बता रहे हैं। तो देखो, रूस में 1817 में ही, ठीक है, 1817 में ही फरवरी, 1817 से पहले फरवरी, 1917 से पहले रूस में पुराना कैलेंडर चलता था। रूस में पुराना कैलेंडर था, उस पुराने कैलेंडर का नाम था जूलियन कैलेंडर। पुराने कैलेंडर का नाम क्या था? जूलियन कैलेंडर। और जो नया कैलेंडर लागू किया गया था उसका नाम क्या था? ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसका नाम क्या था? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, पुराने कैलेंडर का नाम क्या? जूलियन कैलेंडर। नए कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर बदला है तो तारीख में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ग्रेगोरियन यानी नया वाला कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे था। कितने दिन आगे था? 13 दिन आगे था। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये लगभग जो है 25 फरवरी के आसपास में ये घटना हुई थी, और ये इस हिसाब से 13 दिन आगे जाए तो 7 नवंबर 1917 को चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको जो है ध्यान रखना है कि पुराने कैलेंडर के हिसाब से फरवरी में हुआ था पहला चरण और मार्च में हुआ नए कैलेंडर के हिसाब से, और ये इसमें जो है नवंबर में हुआ था नए कैलेंडर के हिसाब से दूसरा चरण।
ठीक है, इसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जो नवंबर में हुआ था। इसके बारे में आखिर क्या कारण हुआ, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या परिवर्तन रूस में हो रहा था जिसने एक बड़े क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, इन चीजों को हम लोग नेक्स्ट टाइम समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।